किसी ने बड़े शौक से कहा है कि नफरत बुरी है, मत पालो इसे। ध्यान से सुनिएगा कि नफरत बुरी है, मत पालो इसे। दिलों में खालिस है, निकालो इसे। न मेरा ना ही तेरा, न इसका और ना ही उसका, ये सबका वतन है यारो, संभालो इसे। ये सबका वतन है यारो, संभालो इसे। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी, एक और कहानी जिसका नाम है खुदाई फौजदार। ये कहानी अंग्रेजों के समय की है और आवाज सरोज शर्मा। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय दोनों कांपने लगे। खत में क्या है यह उन्हें खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले पा चुके थे। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर देखने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने नहीं सीखा था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया उपहार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी नहीं सकती थी। नहीं तो महाजन ही कैसे बनते। उस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगलवार को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रति यमुना नदी में स्नान करते और हर एकादशी को व्रत रखते थे और ब्राह्मण को भोजन कराते थे। और उधार जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके असामियों में सैकड़ों ही थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाएगा। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्तिमान बना दिया। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ था और भीषण परिस्थितियों में भी वह स्थिर चित्त रहने के आदी थे। मतलब वो किसी भी परेशानी में, मुसीबत में डगमगाते नहीं थे, स्थिर रहते थे। किंतु जब से यह धमकियों से भरे हुए पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं दुखी करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो उनकी सहायता कौन करेगा। दैवी बाधाओं में तो देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर लेते थे, पर सिर पर लटकती हुई इस तलवार के सामने वह श्रद्धा कुछ काम न देती थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता है। अगर 10-20 हथियार बंद आदमी आ जाए तो वह अकेला क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उनके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद करता है। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर वह नाक रगड़ता है उसी का दुश्मन हो जाता है। उनसे कोई आशा नहीं थी। हाँ, किवाड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाए तो हिलाए न हिले और किसी ओर से हमले का खटका नहीं। इतनी ऊंची सपाट दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उनके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वह दर्जनों आदमियों को भूनकर रख देंगे।
मगर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई हुई थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं से मिला हो, खिदमतगार भी आस्तीन के सांप हो गए हो। इसलिए अब वह बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछ लेते उनसे मिलने के लिए नहीं जाते। फिर भी 2-4 घंटे तो चौपाल में बैठने ही पड़ते थे, नहीं तो सारो कारोबार चौपट ही हो जाता। जितनी देर बाहर रहते उनके प्राण जैसे सूली पर टंगे रहते थे। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी चित्त को शांति नहीं मिलती थी। आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र को खोला और जैसे गोली लग गई, सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गईं। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख की मुहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा नहीं समझाएंगे। तुमको समझाने की चेष्टा करना ही व्यर्थ है। आज शाम तक अगर रुपए न आए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाला डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को बेच सकता है। यदि सेठ ने तुरंत वही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभाल कर तिजोरी में रख दिया और सामने का द्वार भीतर से बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आया केसर, अब आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी, यौवन बीत जाने पर भी युवती शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी भरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बीत चुकने के बाद अब उसे अपनी संचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाए, फिर यह थाती किसके हाथ लगेगी, जाने कौन ले जाए। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक उतारना न चाहती थी जब तक उसमें एक तार भी बाकी हो। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन ही के साथ अंत था। फिर क्यों न वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरा आनंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि 2-4 महीनों के लिए यहाँ से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो। सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक था, इसलिए दशा में कौन शांत हो। सेठ जी सशंक तो थे और स्वाभाविक ही था कि ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता था, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अब भी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम नहीं हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर मंडराने देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह न पाकर शिकारी पर चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था।
डर क्यों, जो कुछ होना है वह होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना ईश्वर के हाथ में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम नाहक कितनी डरती हो केशर, आखिर वे सब भी तो आदमी ही है। अपने जा का मुंह उन्हें भी तो है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते। मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ, पुलिस को इत्तला देने भी जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं, किस लिए? कि पुलिस हमारी रक्षा न करे। मैं अभी दरोगा जी के पास जा होके आता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उनका धर्म बन जाता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठकर फुफकार रहा था। पुलिस का उसे जो अनुभव था, उसे चित्त को संतोष नहीं था। बोली, पुलिस वालों को बहुत दे चुकी हूँ सेठ। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती, जब वारदात हो जाती है तब अलबत्ता शान दिखाकर सामने रौब जमाने आ जाते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या मानो? मैं तो कहती हूँ, यूं अगर कल वारदात होने वाली होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इतना भी साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज देखता हूँ, लेकिन मैं सरकार को 10,000 का सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का आदर सत्कार भी करता हूँ। अभी जाड़ों में सुप्रिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने कितनी रसद पहुंचाई थी। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की बोरी भेजी थी। यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा? हाँ, आदमी को सोलहों आने दूसरों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम्हें भी बंदूक चलाना सिखा दूं। हम दोनों बंदूकें छोड़ना शुरू कर देंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सके। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या, अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ही सूझती है। मैं हंसी तो क्या बात है, आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं, सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद कर रही हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना अब नहीं रहा केसर। विलायत की औरतें बंदूक चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी? हाँ, हाथ भर की जवान चाहे चला ले। यहाँ की औरतों ने बहादुरों के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृत्तांतों को पढ़कर चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, अब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही हैं? वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। यह बहादुरी नहीं तो और क्या है? अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशस्त्र डाकुओं को गिरफ्तार किया और लॉर्ड साहब तक ने उनकी प्रशंसा की। क्या जाने वे कैसी औरतें हैं। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, सिर्फ कांस्टेबल है। थानेदार क्यों नहीं आया? यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबलों ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर को सैल्यूट कर रहे हैं। सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा जी का मिजाज तो अच्छा है ना? मैं तो उनके पास ही आने वाला था। चारों में जो सबसे प्रौढ़ था, उस जिसकी आस्तीन पर कई बिल्ले लगे हुए थे, बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं? वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इसी में रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं, बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की रहती है। गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी, ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं।
इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं। मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया। कांस्टेबल हंसा। दरोगा जी को खबर मिली थी। सच में? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। तभी तो आज दरोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है। मगर यहाँ कैसे खबर पहुंची? मैंने तो किसी से नहीं कहा। कांस्टेबल ने रहस्यमय भाव से कहा, हुजूर यह ना पूछे। इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसे खत आए और पुलिस को खबर न मिले, भला कोई बात है? फिर ऊपर से बराबर ताकीद होती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। सुप्रीडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पे चलती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। नमस्ते।